जापान में अकेलापन लोगों की जान ले रहा है। सोशल मीडिया पर रील्स देखते देखते आपके रील्स में एक वीडियो तो ये जरूर आती होगी कि दुनिया जहां 2024 में जी रही है वहीं जापान 2074 में जी रहा है। इन वीडियोस में जापान की ट्रेन्स, जापान की लंबी लंबी बिल्डिंगें और उनके शहर दिखाए जाते हैं। ये वीडियोस जापान की आर्थिक संपन्नता तो दिखाती हैं, लेकिन क्या वो सच में समृद्ध है ये नहीं दिखाती। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी अभी जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पिछले 6 महीनों के अंदर ही जापान में 40,000 लोगों की मौत अपने घर में अकेले रहने की वजह से हुई है। इन 40,000 लोगों में से 70% लोग 65 वर्ष के थे। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 40,000 लोगों में से 4,000 लोगों के शव तो ऐसे थे जिनकी जानकारी पुलिस को उनके मरने के 1 महीने बाद मिली, और 130 शव ऐसे थे जिनकी जानकारी पुलिस को पूरे 1 साल बाद मिली। मतलब कि जापान में अब लोग इतने अकेले हैं कि उनकी मौत की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। इसी साल की शुरुआत में जापानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च ने कहा था कि जापान में वर्ष 2050 तक अकेले रहने वालों की कुल संख्या 2.3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन क्या यह समस्या जापान जैसे विकसित देश में ही है? नहीं, ये एक और विकसित देश अमेरिका में भी है। 49 लोनलीनेस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 52% अमेरिकी लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। और इसी संदर्भ में कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हर 10 में से 6 अमेरिकी लोग अभी अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। अकेलेपन की ये समस्या सिर्फ अमेरिका की भी नहीं है, बल्कि ये समस्या पूरी दुनिया के विकसित और विकासशील देशों की हो गई है। भारत के अंदर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जनसंख्या के 35% लोग अकेलेपन का शिकार हैं। ये अकेलापन जो लोगों की जान ले रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये अकेलापन जन्मा कैसे। लोग आज अकेले हैं क्यों? इस अकेलेपन का मुख्य कारण क्या है? दुनिया भर के इन चकाचौंध वाले शहरों में कहीं भी जाएं तो हजारों लोग दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी इन हजारों लोगों के बीच भी लोग अकेले क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि एक 40 माले की बिल्डिंग में जहां हजारों लोग एक साथ रहते हैं फिर भी वहां लोग अकेला महसूस करते हैं? मनुष्य आज जैसा भी है उसे वैसा उसके आसपास के वातावरण ने बनाया है, और हमारे आसपास का वातावरण ही हमारे स्वभाव को निश्चित करता है। और आज जिस वातावरण में रहकर लोग परेशान हैं उस वातावरण का नाम है शहर। जी हाँ, लोगों के अकेले रहने का मुख्य कारण है ये शहर। जापान आज जिस समस्या से जूझ रहा है उससे सिर्फ गलती इतनी हुई कि उसने अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्यकरण को अपना लिया, और उस पाश्चात्यकरण की अंधी दौड़ में जापान अपने देश में शहर पे शहर बनाता चला गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अकेलेपन का शहरीकरण से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। जब आप एक शहर के बनने की व्यवस्था को अच्छे से समझेंगे तभी आपको इस समस्या का मूल कारण समझ आएगा। एक शहर होता क्या है? वो भी एक सामान्य जगह ही होती है जब एक बहुत छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। इसीलिए हमें उस शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, जिसे हम वर्टिकल डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि शहर के अंदर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना होगा कि लोग अपनी जगह छोड़कर इस शहर में क्यों आते हैं। शहर में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अपने रोजगार का साधन मिल जाता है। जहाँ लोगों को अपने गांव में 5,000 रुपए महीने का भी रोजगार नहीं मिलता, वहीं अगर उन्हें शहर के अंदर 10,000 रुपए का रोजगार मिल जाता है तो वो अपना गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। एक शहर के बनने की शुरुआत में वहां पर कोई ना कोई फैक्ट्री जरूर आती है। उस फैक्ट्री में जैसे जैसे मजदूर बढ़ते जाते हैं वो मजदूर उस जगह पर रहने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद उस फैक्ट्री को देखकर एक दूसरी फैक्ट्री आ जाती है। इसी तरीके से उस छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते हैं, और ऐसे देखते देखते एक शहर बड़ा होता चले जाता है। जैसे आज दिल्ली एनसीआर का एरिया है, नोएडा और गुड़गांव, इन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा कंपनीज आई हैं जिन्होंने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। इसीलिए ही लोग धीरे धीरे दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब एक लड़का अपना गाँव छोड़कर शहर में आ तो जाता है, लेकिन गाँव में पीछे छोड़ जाता है उसका समाज, और शहर में आकर वो उस बिल्डिंग में जाकर रहता है जहाँ बिल्कुल उसी की तरह दूसरी जगह से अपना समाज छोड़कर दूसरे लोग आकर रह रहे होते हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही वो एक दूसरे के कुछ लगते हैं। इसीलिए कभी भी उनके बीच में वो परस्पर संबंध नहीं बन पाता। और अगर इस बिल्डिंग के लोग एक दूसरे से बात करते भी हैं तो जितने समय तक उनकी आपस में दोस्ती होती भी है तब तक दूसरा व्यक्ति कहीं और चले जाता है, क्योंकि ये पलायन निरंतर चल रहा है।
गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों से बड़े शहरों की तरफ, बड़े शहरों से विदेश में। सुबह से शाम तक ये सभी लोग अपनी अपनी नौकरियों पर जाते हैं और जब शाम को घर वापस आते हैं तो थक जाते हैं। फिर इनके पास आपस में समाज में उठने बैठने के लिए कोई समय नहीं बचता। जब तक ये लोग कहीं नौकरी करते रहते हैं तब तक नौकरी में इनके पास लोग बात करने के लिए तो होते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों की उम्र बढ़ने के बाद ये रिटायर होते हैं, उसके बाद इन्हें 24 घंटे उस घर में रहना पड़ता है जहाँ पर आसपास ये किसी को जानते ही नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है अकेलेपन की। इसीलिए ही आप लोग ये देखते होंगे कि शहरों में लोग सालों साल एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। और इसलिए ही शहरों से ये खबर आती है कि बिल्डिंग के अंदर किसी की मृत्यु हो गई और कई दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। इसी तरह जब 60-65 की उम्र के बाद लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं होता तो इससे जन्म होता है डिप्रेशन का, और यही डिप्रेशन आगे चल के मृत्यु का कारण तक बनता है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि शहर तो कोई नई बात नहीं है, शहर तो पहले भी हुआ करते थे, तो ये समस्या तो पहले भी रही होगी। आप लोगों का ये सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में भारत के अंदर कभी शहर हुआ भी करते थे। मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भारत की बात जरूर कर सकता हूँ। हमारे देश भारत के अंदर भी शहरों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। भारत देश हमेशा से एक गाँवों का देश रहा है। हमारे पूर्वज हजारों सालों से गाँव में ही रहते आए, उन्होंने शहरों का निर्माण नहीं किया। आप लोग जरा इस बात को सोचकर देखिए, क्या हमारे पूर्वज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं जानते थे? क्या वो एक घर के ऊपर दूसरा घर बनाना नहीं जानते थे? जो इंजीनियरिंग भारत के लोग जानते थे वो तो दुनिया में भी कई लोग नहीं जानते थे। तो क्या हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्डिंग्स नहीं बना सकते थे क्या? आपने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार तो देखा ही है, एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल कैसे बनाई जाती है इसकी इंजीनियरिंग हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के रहने के लिए एक घर के ऊपर दूसरा घर नहीं बनाया। शहर और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाली जगह है। हमारे पूर्वजों ने इसी बात को नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने लोगों को उनके गांवों में ही रोजगार दे दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि अभी पिछले कुछ 100 सालों के अंदर ही लोग अपने गांवों को छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ आए। अगर रोजगार की पहले भी ऐसी ही तंगी होती जैसी आज है तो लोगों ने तो कई साल पहले अपने गांव छोड़ दिए होते। लेकिन क्यों अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ही लोगों ने अपने गांव छोड़े हैं? क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों को उनके गांव में रोजगार मिला करता था, लेकिन अब वो मिलना बंद हो गया और वो रोजगार सिर्फ शहरों के अंदर मिलता है। और आज जिन बड़े बड़े शहरों को आप देखते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये बड़े शहर भी अभी कुछ समय पहले तक गांव ही थे। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत सारे गांव थे। दिल्ली के अंदर की जगह महरौली एक गांव था, उसे आज भी महरौली गांव ही बोला जाता है। दिल्ली के अंदर एक मालचा मार्ग है, ये भी पहले मालचा गांव था। इसी तरीके से मदनगीर गांव, वसंत गांव, ऐसे ही कई सारे गांवों को मिलाकर ये शहर बना। और बिल्कुल ऐसे ही मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भी गांवों को मिलाकर ही बने हैं। हमारे शास्त्रों में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग जगहों के वर्णन भी मिलते हैं। जैसे कम जनसंख्या वाली जगह को बोला गया नगरी और उससे बड़ी जनसंख्या वाली जगह को बोला गया नगर। ऐसे ही थे पुरी या फिर पुर। शास्त्रों के अंदर सप्तपुरियों का वर्णन आता है जिन्हें मोक्षदायिनी भी कहा गया है, जैसे काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, माया, अयोध्या और द्वारका। हमारे यहाँ की इन पुरियों को आप किसी मायने में शहर कह सकते हैं, लेकिन इन पुरियों के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं रहा करते थे जैसे आज लोग रहते हैं। इन पुरियों के अंदर भी गांव से लोग आया करते थे, अपना कोई सामान बेचा करते थे और फिर निकल जाया करते थे। हमारे भारत देश में शहरों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। इन पुरियों के अंदर लोग रहने के लिए नहीं आते थे, बल्कि अपने किसी सिर्फ सामान का लेन देन करने के लिए आया करते थे। इन पुरियों में तो वही लोग रहते थे जो यहाँ पर पहले से रहते आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋग्वेद के अंदर इंद्र का एक दूसरा नाम पुरंदर भी है। इस पुरंदर का काम क्या हुआ करता था? जिस भी किसी स्थान की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, ये पुरंदर उस जगह का नाश कर दिया करता था। इसीलिए इसका नाम पुरंदर रखा गया था। पर यहाँ पर नाश कर देने का मतलब ये नहीं है कि जला देता था, लोगों को मार देता था। नाश करना तो यहाँ पर सिर्फ एक सांकेतिक बात है। असलियत में पुरंदर पहले ये देखता होगा कि आखिर ऐसी समस्या क्या आ गई कि लोगों को इस जगह पे इकट्ठा होना पड़ गया, और फिर वो समस्या समझकर पुरंदर लोगों को वापस अपने अपने गाँव में भिजवा दिया करता था। पुरंदर की इस बात से आपको ये तो बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन शहरों के बारे में कितना चिंतन किया था। हमारे पूर्वज इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि अगर एक आदमी को जहाँ वो पैदा हुआ है
वहीं पर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो रोजगार की तलाश में किसी और जगह पे जाएगा, और जब वो किसी और जगह पे जाएगा तो वो किसी दूसरे का रोजगार छीनेगा। और ऐसा ही बिल्कुल आज हमारे शहरों में हो रहा है। जितने भी लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं वो मजबूर हैं। शहर में आकर वो एक इतने छोटे घर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे बड़ी तो उनके गांव में उनके जानवरों की रहने की जगह होती है, लेकिन पेट की मजबूरी आदमी से कुछ भी करवा देती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि हमारे पूर्वजों ने गाँवों के अंदर ही सभी लोगों को रोजगार दे कैसे दिया। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में कोई भी आदमी किसी की नौकरी नहीं किया करता था। दरअसल गाँवों के अंदर लोगों को जातियों में बांटा गया था, जिस जाति शब्द को आज लोग बहुत हीन भावना से देखते हैं। दरअसल में उस शब्द का असली मतलब है ज्ञाति। ज्ञाति माने जो जिस चीज का ज्ञाता है वो उसकी ज्ञाति। ये ज्ञाति शब्द धीरे धीरे बाद में जाति बन गया। जाति शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में केवल मनुष्य जाति या फिर भारतीय जाति के लिए किया गया है। आज जिस जाति शब्द को हम जानते हैं उसका असली मतलब ज्ञाति से है। जैसे कि कुम्हार जो कुम्हारी का काम जानता है उसकी जाति कुम्हार। बढ़ई जो लकड़ी का काम जानता है उसकी जाति बढ़ई। जो लोहारी का काम जानता है उसकी जाति लोहार। जो सोनारी का काम जानता है उसकी जाति सोनार। जो किसानी का काम जानता है उसकी जाति किसान। जो चर्मकारी का काम जानता है उसकी जाति चर्मकार। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं इसका मतलब ये है कि हमारे देश में सभी के पास रोजगार था। देश में आज आप किसी से भी पूछे उसकी कोई ना कोई ज्ञाति तो है ही। इसका मतलब उसके पूर्वजों के पास एक पक्का रोजगार था। इसीलिए ही हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं था। कोई किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं किया करता था। हमारे देश में नौकरी की पद्धति अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुई। अंग्रेजों के समय से शुरू हुई हमारे देश में समस्या आज इतनी गहरा गई है कि हमारे देश के 35% लोग अकेलेपन को महसूस करते हैं। और ये 35% लोग कहीं और के नहीं बल्कि भारत के अंदर के शहरों के लोग हैं। आज भी हमारे देश के गाँवों के लोग शहरों से ज्यादा सुखी हैं। गाँव के अंदर आज भी अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको 10 लोग राम राम श्याम श्याम कर देंगे, लेकिन शहर के अंदर कोई किसी को नहीं जानता। शहरों के अंदर का ये असामाजिक जीवन लोगों के डिप्रेशन और अंततः उनकी मृत्यु का भी कारण बन रहा है। गाँवों के अंदर आज भी समाज जीवित है। अगर कोई परेशान है तो गाँव के अंदर 5 लोग पूछने वाले हैं कि क्या हुआ। गाँव में सामाजिकता की सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में लोगों का पूरा परिवार रहता है, पूरा कुनबा साथ में रहता है। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, रिश्ते में कोई ना कोई कुछ लगता ही है। और जो दूसरे लोग रिश्ते में कुछ नहीं में लगते उनके पूर्वज और इनके पूर्वज हजारों सालों से एक साथ रहते हुए आए हैं, इसलिए उनके बीच का संबंध बहुत गहरा है, बिल्कुल परिवार जैसा। और यही लोग जब शहर में जाते हैं तो ना तो वहां पर इनका कोई कुनबा है और ना ही ये किसी को जानते हैं। आज इस अकेलेपन की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ हमारी भारतीय व्यवस्थाओं में ही है। हमें अपनी भारतीय समाज व्यवस्थाएं समझनी पड़ेंगी जिसके अंदर लोगों को उन्हीं की जगह पर रोजगार दे दिया जाता था। आज भी अगर हमारी भारत सरकार लोगों को उनके गांव में रोजगार दे दे तो लोग शहरों की ओर नहीं आएंगे। शहरों में आज जो इतना बोझ बढ़ता जा रहा है उसका असली कारण ही ये है कि लोगों को उनकी जगह पर रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग आज अमेरिका या फिर जापान जैसे देशों को सिविलाइज्ड मानते हैं। असलियत में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? एक सिविलाइज समाज तो वही है जहां पर लोग अपने घरों में अकेले न मर रहे हों। ये सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता है तो लोगों की ही, लोगों के लिए ही। अगर किसी सभ्यता के अंदर लोग ही सुखी नहीं है तो हम उसे सिविलाइज समाज क्या कह सकते हैं? एक सिविलाइज या फिर एक सभ्यता तो वही हो सकती है जिसके अंदर लोग सुखी हों, आनंद में हो। अगर हमारे देश की सरकार भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और इस पाश्चात्यकरण की दौड़ में अंधाधुंध लगी रहती है तो जल्द ही हमारे देश में भी बिल्कुल ऐसी ही खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर सच में सरकार कुछ करना चाहती है तो उसे मुड़कर भारतीय व्यवस्थाओं की ओर देखना पड़ेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और इसी नंबर पर जाकर बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।